Hello everyone, my name is Rahul Bhatt. I come from a place called Udhampur in Jammu and Kashmir, but I have been raised in Delhi. I have done my primary, secondary and higher secondary schooling from Lovely Public Senior Secondary School, East Delhi, and then I have done my mechanical engineering from MIT Pune. After that I got campus placed in Mahindra and Mahindra Private Limited, and I worked in Mahindra and Mahindra Limited for 1.5 years in Ajmer district in Rajasthan. And then I decided to quit my private job and pursue civil services examination preparation wholeheartedly from December 18, 2015. I gave my first attempt in 2016. I could qualify prelims, but fell short of 2 marks in mains to get an interview call or a personality test call, as it is called. So in the second attempt, I worked more focused in a more focused manner. I identified my lacunas, did more answer writing practice, and did more integrated approach of all 3 stages of the exam from day one. And with God's grace, I could secure All India rank 68 in Civil Services exam 2017. My first choice is Indian Foreign Services, and I am hopeful that I will get that. Before proceeding for personality test, in this video we will talk about personality test and how to ace in personality test and how to score better marks in personality test. उससे पहले मैं अपने मार्क्स बताना चाहूँगा. मेरे जो स्कोर कार्ड था, एसए में आई स्कोर्ड 133 मार्क्स. जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो था उसमें मैंने स्कोर किया 112 नंबर. जो पेपर 2 था पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें मेरा स्कोर था 114 यस. जीएस पेपर 3 जो था उसमें मेरा स्कोर था 129. जीएस पेपर 4 जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड एंड गवर्नेंस होता है उसमें मेरा स्कोर था उसमें 92. और उसके बाद आता है हिस्ट्री पेपर 1 में मेरा स्कोर था 137. और हिस्ट्री पेपर 2 में मेरा स्कोर था 153, मेकिंग द ऑप्शनल का स्कोर 290. And then my mains का स्कोर था 870. Now came personality test, and personality test is the stage which helped me score or secure a position in top 100. Personality test helped me score a decent 187 marks out of 275 marks. My board was PK Joshi board, and with a total cumulative accumulation of total marks of mains as well as interview, that is personality test, मेरा जो फाइनल स्कोर रहा वो था 1057 और मेरा रैंक थी 68. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कीजिए ताकि पर्सनालिटी टेस्ट का आपका ज़्यादा फ़र्क ना पड़े इन द लिस्ट. मगर अगर आपको टॉप 100 में आने की कोशिश करनी है, आपको IAS, IPS, IFS सिक्योर करने की कोशिश करनी है, तो माई एडवाइस वुड बी टू ऑल्सो इंक्लूड पर्सनैलिटी टेस्ट एज अ क्रूशल पार्ट इन योर जर्नी. मेंस तक उतनी ज़्यादा फिक्र मत भरिए पर्सनैलिटी टेस्ट की, बट मेंस जैसे ही आपने पेपर दे दिया उसके बाद 10-15 दिन आप थोड़ा वकेशन पे जाइए, थोड़ा रिलैक्स होइए. मगर 10-15 दिन के बाद आप पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिजल्ट वुड बी. आप होपफुल रहिए, रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, मगर आप होलिस्टिक प्रिपरेशन पर्सनालिटी टेस्ट की स्टार्ट कर दीजिए. तो मैं आप पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या किया पर्सनालिटी टेस्ट में ठीक नंबर लाने के लिए. तो कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसमें एवरीथिंग अंडर द सन आ जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है. वी हैव वन थिंग कॉल्ड डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, विच वी हैव टू फिल जस्ट आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम. प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब आपका क्लियर हो जाता है, जैसे इस बार अभी रिजल्ट आ चुका है, अब 10,500 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं मेंस के लिए. अभी 10-15 दिन में उनको डैफ भी भरना पड़ेगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. तो इस डैफ को लाइटली ना ले इस टाइम पे, ये सोच के कि पर्सनालिटी टेस्ट तो बहुत बाद में है, अभी तो मेंस है, मगर इस डैफ को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा. एक पूरा दिन इन्वेस्ट कीजिए. इनफैक्ट अगर कोई गाइड करने के लिए हो, कोई मेंटोर, कोई सीनियर IAS, IPS, IFS ऑफिसर, ट्रेनी या ऑफिसर, या कोचिंग में कोई आपका कोई टीचर या गाइड कर सके, तो प्लीज़ गाइड लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल बर्थ प्लेस है, वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन है, हॉबीज़ है,
हॉबीज़ के बाद प्रेफरेंसेस हैं, आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पे पर्सनालिटी टेस्ट वाला जो बोर्ड होगा आपका, जो आपको बोर्ड मिलेगा पर्सनालिटी टेस्ट के दिन, वो आपको इसी बेस पे जज करेगा, प्राइमा फेसी इसी बेस पे जज करेगा, और फिर उसके बाद डैफ के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि हो सकता है आपका आईएफएस पहला चॉइस हो, जैसे मेरा आईएफएस पहला चॉइस था, तो इट इज़ वेरी नेचुरल दैट दे वुड आस्क कि आईएफएस क्यों पहला चॉइस है, आईएएस पहला चॉइस क्यों नहीं है। और उसके बाद बर्थ प्लेस है, जैसे मेरा जम्मू एंड कश्मीर था बर्थ प्लेस, तो दे डेफिनेटली आस्क मी क्वेश्चंस। 50% ऑफ माई इंटरव्यू वॉज ऑन कश्मीर क्राइसिस, कश्मीर का आर्टिकल 370, कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं है, कश्मीर में ट्राइफर्केशन ऑफ स्टेट कहाँ तक पॉसिबल है, इंडो पाक टॉक्स कितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, आफ्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। उसके बाद 5 प्रॉब्लम्स क्या हैं कश्मीर की, 5 प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस क्या हैं कश्मीर के। कहने का मतलब ये है आपको बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हो जाना पड़ेगा आपके बर्थ प्लेस से। उसका फॉर एग्जांपल अगर कोई हैदराबाद या तेलंगाना से आता है, तो क्वेश्चन इज़ नेचुरली कि बाइफर्केशन ऑफ स्टेट क्यों हुआ, या वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, ड्रॉट बहुत ज़्यादा होते हैं तेलंगाना रीजन में, तो उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो दीज आर वेरी नेचुरल क्वेश्चंस। बिहार से अगर कोई आता है तो पावर्टी, हंगर, मैलन्यूट्रिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी में क्या रोल है बिहार बिहार का हिस्टोरिकल रोल क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सती पद्मावत मूवी आई थी, उसके बारे में पूछ सकते हैं। राजपूत्स का रोल क्या है हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ दैट स्टेट, वो आपको काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो जाना चाहिए अपनी बर्थ प्लेस वाली स्टेट से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अंग हैं डैफ में जो आपको बड़े ही केयरफुली भरने हैं। मैं स्टार्ट करूँगा। पहले नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम राहुल भट्ट है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के हिस्ट्री में कौन कौन से राहुल के प्रसिद्ध कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल बुद्धा के बेटे का नाम राहुल था। राहुल द्रविड़ इज़ अ क्रिकेटर। राहुल बोस इज़ अ गुड एक्टर, फाइन एक्टर। राहुल संकीर्तायन बड़े ही प्रसिद्ध पोएट थे हिस्ट्री में। उसके बाद बर्थ प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ प्लेस आप अपनी भरिए जो भी होगी। जे.एंड.के है तो जे.एंड.के के बारे में वाकिफ़ हो जाइए। जे.एंड.के के लिए वाकिफ़ होने के लिए मैंने तो जे.एंड.के की वो नो योर स्टेट होता है, अरिहंत की किताब आती है नो योर स्टेट, उसको अच्छी तरह पढ़िए। 200-250 पेज की किताब होती है। मेंस के बाद आप अपनी स्टेट के बारे में डिफरेंट चीज़ें जान पाएंगे। इसका एग्रीकल्चर क्या है, इसका ज्योग्राफी क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इकोनॉमी क्या है, इसका ह्यूमन इंडाइसिस क्या है, एट्सेट्रा, इसका क्राफ्ट क्या है, इसके पॉपुलेशन क्या है, इसका रेशियो क्या है, जेंडर रेशियो, एट्सेट्रा, इसके इश्यूज़ क्या हैं। उसके बाद बर्थ प्लेस के बाद वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके डैफ में आपको भरना पड़ता है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका किसी प्राइवेट कंपनी में है तो लिखिए। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप टीसीएस में काम करते होंगे या इन्फोसिस में काम करते थे पहले, या महिंद्रा एंड महिंद्रा में जैसे मैं काम करता था, स्वराज ट्रैक्टर डिवीजन में काम करता था, तो द नेचुरल क्वेश्चंस वुड बी कैन बी आस्क्ड कि स्वराज ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर वो एग्रीकल्चर में डेल्व कर सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन या इंडो इजराइल रिलेशंस, या फार्मिंग में ट्रैक्टर्स या इम्प्लीमेंट्स कहाँ तक सही हैं, या स्टूबल बर्निंग के लिए रोटावेटर्स और ये सब मशीनें जो नई लानी है स्टूबल बर्निंग को अवॉइड करने के लिए, स्टूबल को उखाड़ने के लिए, वो स्टूबल को अलिविएट करने के लिए, उसके लिए क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे मेरा इंजीनियरिंग था ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो पीके जोशी बोर्ड और बहुत सारे अदर बोर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे। अगर इंजीनियरिंग है तो दे वुड आस्क बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। वो ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे, बट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर आपने 4 साल वहाँ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। मैंने भी क्या किया था, मैंने हैंडबुक ली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेंस के बाद, बेसिक कंसेप्ट्स को फिर रिवाइव करने के लिए, कि क्योंकि बहुत सारा टाइम हो जाता है, आप ग्रेजुएशन से काफ़ी हद तक कट जाते हैं, आप बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, मगर आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभार।
तो इंजीनियर्स को कभी कभार प्रॉब्लम आती है, बट आई वुड से जिस तरह से 4 साल की इंजीनियरिंग अच्छी तरह की कंप्लीट, आप 15-20 दिन में हैंडबुक लेके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को फिर से ब्रशअप कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर फिर से फ्रेम कर सकते हैं पर्सनालिटी बोर्ड के सामने। फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं, अगर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो पूछ सकते हैं ज़ीरोथ लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कैसे वर्क करता है, या एयर कंडीशनिंग कैसे वर्क करता है। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्या रोल हैं। उसको आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, उसको आप करंट डेवलपमेंट से भी या आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको करंट डेवलपमेंट से लिंक कीजिए, वो क्योंकि मोस्टली वो उसी स्फेयर से पूछेंगे, उसी सब्जेक्ट से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता था कनेक्टेड कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स का क्या फ्यूचर है, स्कोप है, एट्सेट्रा। BS6 नॉर्म्स आए थे अभी, BS6 नॉर्म्स की बात की जा रही है, तो BS6 नॉर्म्स कहाँ तक सही है, BS6 नॉर्म्स में चैलेंजेस क्या हैं, तो ये न्यूज़पेपर्स में कवर होता है। तो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को एप्लीकेशन पार्ट से काफ़ी हद तक कनेक्ट कीजिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद, सो ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएशन के बाद हॉबीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कोई हॉबी है तो लिखिए, सच में अगर कोई हॉबी है तो लिखिए, अगर नहीं है हॉबी तो प्लीज़ मत लिखिए, लीव दैट ब्लैंक। कोई परवाह नहीं होती। आधे घंटे में आपको जज किया जाएगा। आपकी हॉबी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ब्लफ मत कीजिए। हॉबी अगर नहीं है जूडो कराटे तो मत लिखिए जूडो कराटे, क्योंकि उनको पता होगा जूडो कराटे के क्वेश्चंस, वो आपको बम्बार्ड करेंगे क्वेश्चन से, आपको नहीं आएगा तो उनको लगेगा कि ये अगर यहीं पे ब्लफ कर गया तो सर्विसेज में तो बहुत ज़्यादा ब्लफ करेगा। तो प्लीज़ ब्लफ मत कीजिए। अगर हॉबी, फॉर एग्जांपल मेरी हॉबीज़ क्या थी, ट्रैवलिंग थी हॉबी मेरी हॉबी थी रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स मेरी हॉबी थी, और मेरी हॉबी मॉर्निंग वॉक थी। तो इट कैन बी एज सिंपल एज अ मॉर्निंग वॉक और एज सिंपल एज रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा। बट फिर आप प्रिपेयर रहिए कि मॉर्निंग वॉक अगर आपने लिखा है तो मॉर्निंग वॉक से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है मॉर्निंग में, फॉग ज़्यादा होती है कि नहीं, फॉग से क्या होता है, एट्सेट्रा। वहाँ से आपको डिल किया जा सकता है और कंफ्यूज किया जा सकता है और ट्रिक किया जा सकता है। आप उसमें भी प्रिपेयर्ड रहिए, कंपोज रहिए। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग में क्या डिफरेंस है, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट बताओ, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो एट्सेट्रा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डैफ फिल करते समय, प्रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ही सुदृढ़ और काफ़ी ही स्थिर रहना है और काफ़ी प्रोफाउंड जस्टिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्यों मेरा पहला प्रेफरेंस IAS है या IFS है या IPS है। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस ईयर ऑल्सो देयर आर मेनी टॉपर्स in top 2025 who have selected IPS as their first preference. There are even toppers in top 100 who have selected IRS, Indian Revenue Service, as their first preference. I have selected Indian Foreign Service as my first preference. So a natural question can be asked. You should be very thorough with the justification. It should be your personal justification. क्यों आप चाहते हैं IFS? For example, मैं हमेशा कॉलेज पीरियड में फॉरेन इंडिया का रोल पढ़ता था, ग्लोबल अफेयर्स में क्या होता था, इंडिया का रिच पास्ट पढ़ता था। सो आई ऑलवेज हैड दिस इंडिया इन माइंड। सो आई ऑलवेज वांटेड टू प्रेजेंट इंडिया एज अ रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। और उसके साथ साथ आई कम फ्रॉम अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर। सो आवर फैमिली हैज़ फेस्ड द हॉरर्स ऑफ टेरर एंड मेनी पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर फेस द हॉरर्स ऑफ टेरर. We have faced it in 1990. So all these issues like terrorism, climate change require global collaboration, without which in silos we cannot alleviate it. So I wanted IFS so that I can work in multilateral institutions collaboratively with foreign governments in better collaboration on the front of tackling terrorism or climate change, etc. उसके बाद economic transformation on ground by FDI, by more global collaboration, by securing partnership with, for example, say Indo-Israel in terms of drip irrigation, which directly impacts our farmers on ground. Then comes representing India in right light in global institutions. We have to present our history, culture, heritage throughout the globe in better light. And our personality in the end should also sink in with the job that we take.
IFS came as a very natural corollary for me. Similarly, you should have your own justifications for IFS, IPS, IAS, IRS, etc. So be thorough with all services. एक बार पढ़ लीजिए इंटरनेट पे जाके कि हर एक सर्विस क्या है, किस में अकाउंट्स का काम ज़्यादा है, किस में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा है, आपकी क्या पर्सनल एस्पिरेशंस है, आपको अकाउंट्स काम में ज़्यादा लेना है, कैग में अगर आपको है तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, आपको मीडिया में ज़्यादा रोल प्ले करना है तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, रेलवे सेक्टर है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। तो आप प्रेफरेंसेस 1 से लेकर 20 तक टोटल जो भी सर्विसेज होती हैं, आप हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लीजिए। आप देखिए कि आपका टेस्ट किस में आ रहा है, आपका पर्सनैलिटी किस में सिंक इन करती है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी डैफ फिल कीजिए और उसमें आप फिल कीजिए अपनी प्रेफरेंसेस। उसके बाद एक कैडर एलोकेशन पॉलिसी होती है, कैडर एलोकेशन भी ध्यान से भरिए। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन फॉर मी। उन्होंने मुझसे पूछा कि IAS इज़ योर सेकेंड प्रेफरेंस, if I know you would serve anywhere in India, being an all India servant, civil servant, but provided a choice, which state would you serve? So very natural and brisk answer was, very confident answer was, sir, Jammu and Kashmir. I would serve in Jammu and Kashmir. Smiled at all faces. They gave a smile. They smiled back at me, and my interview was over that way. Personality test was over that way. So be very thorough with your preferences. Be very authentic there. And don't bluff there. तो this is about DAF, how to fill DAF. DAF को इसीलिए काफ़ी thoroughly भरिए. Basically name, birthplace, work experience, graduation, hobbies और preferences. ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स है डैफ के। मेरे डैफ में तो एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, माय फादर्स नेम। माय फादर्स नेम इज फॉर एग्जांपल विजय गैगरीन भट्ट। सो गैगरीन आपके फादर्स के नाम में क्यों है? सो गैगरीन कम्स फ्रॉम यूरी गैगारिन। माय फादर वाज बोर्न इन द सेम ईयर एज यूरी गैगारिन, वेंट इनटू स्पेस। So my grandfather was influenced by USSR politics and ideas. So he named my father after Vijay Gagarin, but आज Gagarin की विजय हुई, etc. So फिर natural question in mock interviews was कि how did Gagarin die, or what is Indo-USSR space relations or defense relations, और फिर वहाँ से सब्सिडरी क्वेश्चन आ जाता है इसरो का क्या रोल और अचीवमेंट है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अपने डैफ से काफ़ी ज़्यादा थॉरो रहिए, एंड थ्रू दिस आई वुड स्ट्रांगली टेल यू दैट डैफ इज़ द डिफाइंड सिलेबस फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। एवरीथिंग अंडर द सन वुड नॉट बी आस्क्ड, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट what is in your hold is your DAF, and you can prepare that wholeheartedly. You can prepare your name, birthplace, work experience, graduation, hobbies and preferences in holistic manner. Interview transcripts भी आते हैं मेंस के बाद, जो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं 2016-17 में टॉपर जो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप उनको देखिए, आप क्वेश्चंस देखिए कैसे पोज किए उन्होंने, खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए, आप किस तरह से आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन को इन अ बेटर कॉन्फिडेंट मैनर। बिकॉज आई वुड टेल यू देयर आर 3 थिंग्स विच मैटर इन अ पर्सनैलिटी टेस्ट, विच इज़ कन्विक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट और कॉन्फिडेंस। These 3 ingredients are very important in a personality test. They are not judging your knowledge. They have already checked your knowledge in prelims as well as mains. Yes, of course, they will check your personality traits through knowledge intensive questions. फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स जो हो रहा होगा और जो आपका डैफ होगा, करंट अफेयर्स जो होगा सोशल, पॉलिटिकल, फॉरेन पॉलिसी एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल मेरा IFS पहला चॉइस था, तो नेचुरल क्वेश्चंस फॉर मी वर इंडो इजराइल रिलेशंस, दैट वाज आस्क्ड टू मी। देन इंडो अफ्रीकन रिलेशंस वर आस्क्ड टू मी। तो दोज वर वेरी नेचुरल क्वेश्चन। हिस्ट्री वॉज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वेरी नेचुरल क्वेश्चंस वर अबाउट हिस्ट्री। एंग्लो सिख वॉर उन्होंने मुझसे पूछा, रेनेसां पूछा, कास्ट सिस्टम पूछा। तो दीज वर द नेचुरल क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स विच आर देयर इन डैफ, and you can make your interview very predictable if you have followed this strategy. Then I would say RSTV मेंस के बाद देखना शुरू कीजिए। YouTube पे चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कुछ शोज़ हैं, मैं बताता हूँ आपको। इंडियाज़ वर्ल्ड, फॉरेन में क्या हो रहा है, इंडिया का इंडो इजराइल रिलेशन कैसे हैं,
नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में क्या हो रहा है, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन, चाइना का क्या रोल है साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में, यूएस का क्या रोल है, प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर एटसेट्रा। तो इंडियाज़ वर्ल्ड इज़ अ वेरी गुड शो जहाँ पे सीजन्ड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमैट्स वहाँ पे शो पे आते हैं और वो अपने व्यूज़ डिस्कस करते हैं अबाउट वेरियस इश्यूज़ दैट आर द एजेंडा ऑफ द डिबेट ऑन अ पर्टिकुलर डे। दूसरी चीज़ है द बिग पिक्चर। द बिग पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डोमेस्टिक इश्यूज़ हो रहे होंगे वो बड़ी अच्छी तरह से कवर होंगे डिबेट में। आपको फ्रूटफुल पॉइंट्स मिलेंगे फ्रॉम सीजन ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट्स, क्रिटिकल एनालिस्ट्स एटसेट्रा। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आती है RSTV पे, इन डेप्थ एक और शो आता है। इन डेप्थ में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ में बताएंगे, अफ्स्पा के बारे में इन डेप्थ में बताएंगे, इमरजेंसी पीरियड के बारे में इन डेप्थ में बताएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में इन डेप्थ में बताएंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर शो है, बहुत ही ब्यूटीफुल शो है। आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट का जो प्रिपरेशन है काफ़ी एंगेजिंग और काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, जो आपको मेंस में भी काम देगा, प्रीलिम्स में भी काम देगा। अब आपका मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू थ्रू आउट ऑल स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। करंट इश्यूज जो भी हो रहे होंगे उस टाइम पे, जो मेंस के बाद जो भी करंट इश्यूज होंगे, ज़रूरी नहीं है पिछले पूरे साल का आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। जो भी मेंस के जस्ट बाद से करंट इश्यूज चल रहे हैं उन पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। द हिंदू ना पढ़ें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, द हिंदू को सिर्फ सीमित रखिए प्रीलिम्स और मेंस तक। और इंटरव्यू के लिए आप द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वाज सजेस्टेड बाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एटसेट्रा for preparing for personality test in a holistic manner, because many bureaucrats and diplomats do read Times of India and the Hindustan Times rather than the Hindu. फिर आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई परहेज़ नहीं है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, क्योंकि मोर और लेस सेम आर्टिकल्स होंगे सब जगह। करंट इश्यूज़ को और इन डेप्थ में जानने के लिए ड्यूरिंग दैट टाइम स्टडी IQ एक सोशल मीडिया चैनल है, यूट्यूब पे आती है, उसमें करंट इश्यूज़ को काफ़ी अच्छी तरह से बेसिक फाउंडेशन से समझाते हैं, वो आप अच्छी तरह कीजिए। जो भी आपको लग रहा हो उस समय का करंट इश्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आपकी स्टेट से रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो आप उस साइट पे जा सकते हैं और आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं भूलना चाहिए, पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू नॉलेज इंटेंसिव होता है, आपकी नॉलेज चेक करता है, आपकी अवेयरनेस चेक करता है, बट यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक किए जा रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी चेक की जा रही है, आपका कन्विक्शन चेक किया जा रहा है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक किया जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जा रहा है, आप नर्वस तो नहीं है वो चेक किया जा रहा है, आप बाउंस बैक करने की एबिलिटी रखते हैं वो चेक किया जा रहा है। 5 लोग होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, 5 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं और पांचों की नज़र आप पे होती है। हो सकता है कि वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हों, आपको बिल्कुल ही सपोर्ट ना दे रहे हों, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हों, ना में आपकी किसी आंसर में ना भी ना कर रहे हों, वो सिर्फ आपको देखते हैं, एक्सप्रेशनलेस होते हैं, मगर आपको फिर भी सदृढ़ रह के अपना आंसर कहीं पे तो एंड करना ही है। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए, कन्विक्शन रखिए, ऑनेस्ट रहिए, और ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये प्रिपेयर कीजिए, आप बिल्कुल एस करेंगे इंटरव्यू में। और इसके साथ मैं ये कहूँगा, मैंने 3 जगह बेसिकली इंटरव्यू दिया था। राउज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया था, 2 वहाँ पे मैंने मॉक्स दिए थे, आई वुड से वेरी फ्रूटफुल मॉक्स। बट आप राउज के मॉक शुरू में दे दीजिएगा, क्योंकि जो पैनल होता है काफ़ी ज़्यादा ग्रिलिंग होता है। तो अगर आप टुवर्ड्स द एंड देंगे, अप्रोचिंग द इंटरव्यू डेट या पर्सनैलिटी टेस्ट का डेट, तो आप काफ़ी डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप राउज के इंटरव्यू गाइडेंस के मॉक शुरू में दे दीजिए, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा कि आप कहाँ हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना है। आप बाउंस बैक करेंगे अच्छी तरह इन नेक्स्ट मॉक। और मैंने संकल्प का मॉक दिया था, और मैंने चाणक्य IAS अकेडमी का मॉक दिया था, 1 मॉक दिया था, और संकल्प का भी 1 मॉक दे पाया मैं। तो इन ऑल मैंने 5 मॉक्स दिए। एक और मॉक मैंने खान स्टडी ग्रुप में दिया था, दैट वाज आल्सो गुड। तो 4 से 5 मॉक दीजिए, इससे ज़्यादा मॉक मत दीजिए, और अपनी पर्सनालिटी पे वर्कआउट कीजिए इस दौरान। जो मैंने कहा आपको कि आपके डैफ पे काम कीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डैफ में बताया, नेम, बर्थ प्लेस, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन, हॉबीज़, प्रेफरेंसेस, इस पे काम कीजिए। आप प्रोज एंड कॉन्स ना गिनवाए इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में,
आप एक स्टैंड लीजिए। फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए कि नहीं, मेंस का आंसर लिखेंगे तो वहां पे आप प्रोज भी लिखेंगे और कॉन्स भी लिखेंगे और वे हेड लिखेंगे, मगर यहां पे आप एक स्टैंड लीजिए, होना चाहिए हाँ या ना, और फिर उस पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। फॉर एग्जाम्पल शुड द 4 जजेस हैव कम आउट, जो मीडिया के सामने 4 जजेस आए थे, आप यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ना गिनवाए, आप अपना स्टैंड लीजिए, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं। मुझे लगता है कि नहीं आना चाहिए था, इसके लॉजिकल रीजंस ये हैं। मुझे लगता है कि आना चाहिए था, इसके लॉजिकल रीजंस ये हैं। आप अपने स्टैंड पे रहिए, वो क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपको अपने स्टैंड पे फिक्स रहना है। फॉर एग्जांपल अफ्स्पा मुझसे पूछा गया था कि रिपील करना चाहिए कि नहीं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए, और उस पर स्टैंड रहिए, हम्बल रहिए, और उसी स्टैंड को कंटिन्यूड रखिए विद लॉजिकल बैकिंग, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा। तो इसलिए वो होता है कन्विक्शन और क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप में अगर मगर करने की कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप फिक्स होने चाहिए, आप डिसीजन मेकर होने चाहिए। डिसीजन मेकर के लिए कन्विक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरी प्रिपरेशन के साथ आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत ही अच्छा एस कर सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। आप अपनी वॉइस पे काम कीजिए, आप कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के उनके बोलिए, कॉन्फिडेंटली मॉक्स दीजिए। और उससे अच्छा है कि अगर आपका कोई सिबलिंग है घर पे, सिस्टर है या ब्रदर है या फादर भी अगर आपकी हेल्प कर सकता है, मदर भी अगर हेल्प कर सकती है, तो दे कैन बी ऑफ ग्रेट सपोर्ट टू यू। फॉर एग्जांपल इन माय केस माय सिस्टर टुक माय मैनी मॉक्स। जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मार्केट में होते थे तो मैं वो घर लाता था, मैं अपनी सिस्टर को बोलता था कि एक्ट लाइक एन इंटरव्यू बोर्ड मेंबर, पर्सनालिटी टेस्ट बोर्ड मेंबर। तो आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपके मे आई कम इन मैम बोलूँगा और अंदर आऊँगा, चेयर पे बैठूँगा, तो आप फिर क्वेश्चन मुझसे पूछिए, आप देखिए कि जो आंसर है कि क्या वो सेटिस्फाइंग आपको लग रहा है कि नहीं। इन दिस वे यू कैन डेफिनेटली improve a lot. You can work upon your personality, become more confident, more graceful, more elegant, more composed, and can deliver very well in an interview or a personality test. One last tip in personality test: avoid in my opinion, many people would not tell you so. Many aspirants and many even toppers would not tell you so. In my interview, I never use sorry. Avoid sorry in an interview, because using sorry time and again makes the other person or third person believe that you are passive, you are meek, you are sorry or guilty for many things. You are not supposed to be sorry. You have cleared prelims, you have cleared mains, they have called you for personality test, it's your day. Don't feel nervous. You will feel nervous still till the end, but still try to fight it by being very firm. I would not say sorry. Avoid sorry in an interview. Just say, let me tell you what were my replies in an interview. 4 of my replies were, ma'am, I'm sure there is much to learn about this topic. I'll go back and read. Right now I'm not aware of this particular question. Second, my no was, sir, I'm totally unaware about this topic. Third no was, sir, I have heard this name but I'm not able to recall it right now. Simple sorry, no sorries, but in a very humble gesture, showing them I'm a keen learner. I would go back and read more about it. I'm sure there is much to learn. I'm unaware totally about this subject, sir, or I don't know, or I've heard this name but I'm not able to recall it. That would do, that would suffice. And face the personality test board. It's a very great experience in life that comes, you have to face many senior bureaucrats, and it's a once a lifetime opportunity. Have a great mood on that day, be very cheerful throughout, and fight your fears on that day, because it is the cumulative marks of mains as well as interview that will personality test that will determine your final rank. At the end, destiny also plays a role. I would say it is half my hard work, half the blessings that people and believe that the people reposed in me, that I was able to score this much marks and this rank. I feel that there is no difference between you people, you aspirants and me here, or any of the toppers this year.
Civil Services Exam 2017. The only difference is that we were at the right place at the right time. You will definitely be at the right place at the right time very soon. And with this, I would close this, and I would wish you all the best in your career, in your chosen path. Excel in your chosen calling, and be authentic, be compassionate, be a great learner, improve your personality daily. That is only what will help you in personality test also. Leave it up to God, then leave it up to any natural power that you believe in or don't believe in. Trust in something, trust in karma, destiny, etc. As Steve Jobs says, it would be very sure in hindsight you can connect the dots. You will connect the dots and believe that whatever you are going through, the dots are being connected in some way to something good in the future. With this, I would wish you all the best. 10,500 candidates have cleared prelims this year. They will fill the DAF very carefully, and then just after giving mains, prepare 10-15 days की vacation लीजिए. उसके बाद आप आराम से रोज़ 8-9 घंटा इसी स्ट्रैटेजी के अनुसार पर्सनालिटी टेस्ट पे वर्कआउट कीजिए, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के दिन आप अच्छी तरह जाइए, बहुत बढ़िया तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट दीजिए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट all 782 candidates which will be selected to join the services very soon. All the best, take care, and thank you Delhi Knowledge Track for letting me share my strategy in a very authentic manner. I shared my strategy very open-heartedly with you people, and for more videos, like, subscribe and share Delhi Knowledge Track, and watch more toppers videos. You would get more knowledge and information, and accordingly you can develop your own strategy tailored to your own tailored to your own needs, etc. Thank you very much. All the best. Take care.